जय हिंद दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना हम आप लोगों को बोर्ड इम्पोर्टेंट में जो सामाजिक विज्ञान के 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस की हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दिए थे और बोले थे कि अगले क्लास में हम आपको जो है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे और इन क्वेश्चंस का जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा, हम इसको आपको बोले थे कि समझा देंगे और अगले क्लास में बता देंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है और इन क्वेश्चंस का उत्तर कैसे लिखना है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो ध्यान रखना, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जो आर्थिक महामंदी थी यह सन 1929 ईस्वी में जो है पूरे व्यापक तरीके से पूरे विश्व में फैल चुकी थी। ठीक है, और याद रखना 20वीं सदी के जो कई प्रमुख जो है कारण थे या प्रमुख घटनाएं थी, उन सब में एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह घटना ऐसी घटित हुई थी, ये आर्थिक महामंदी इस तरह की महामंदी थी कि जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई। और इसका जो दो मुख्य कारण थे, वो पहला कारण था शेयरों का ध्यान रखना नीचे गिरना और दूसरा था बैंकों का दिवालिया हो जाना। अब शेयरों का नीचे गिरने का मतलब क्या था कि जो शेयर थे अमेरिकी बाजार के, जो शेयर थे, जैसे आज के भी समय में कई जो है नेटवर्क मार्केटिंग के ऐप चलते हैं, जैसे कि आप एंजल वन को देख लेंगे। ठीक है, ये भी क्या है, एक शेयर मार्केट वाला ही चलता है। ठीक है, ऐप है। तो इसी तरह से कई ऐप चलते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, शेयरों को बेचते हैं और लोग उनमें जाकर के शेयरों को क्या करते हैं, खरीदते हैं, अपने पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आर्थिक महामंदी आई तो इसमें क्या हुआ कि चीजें महंगी होने लगी, तो लोगों को पैसे की आवश्यकता ज्यादा पड़ने लगी, जिसके कारण लोग क्या किए, इन शेयरों को बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, और इन शेयरों को बेचे तो इन शेयरों की जो कीमतें थी वो दिन प्रतिदिन क्या होती गई, गिरती गई, घटती गई और इन शेयरों की कीमतें इतना ज्यादा घट गई कि लोगों ने अपना पैसा पूरे तरीके से इसमें से क्या कर लिए, निकाल लिए। और जब लोग इसमें से पैसा निकाले तो वो पैसा ट्रांसफर होकर बैंक में गया और फिर लोग बैंकों में से भी अपना पैसा निकाल लिए। लेकिन जो उस समय के जो बैंक थे, ठीक है, अब बैंक बहुत भारी मात्रा में लोगों को क्या दे रखा था, कर्ज दे रखा था। अब जब लोग अपना पैसा निकाले तो बैंकों के पास भी पैसा नहीं रह गया, बैंक भी क्या हो गए, खाली हो गए। और जो लोग कर्जा लेते वो कर्जा देने से मना कर दिए तो बैंक भी क्या हो गए, दिवालिया हो गए। जिससे यह पूरे विश्व में, ध्यान रखना, पूरे विश्व की यह हालत हो चुकी थी और पूरा विश्व जो है आर्थिक रूप से जूझ गया और पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। इसी का नाम दिया गया आर्थिक महामंदी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस आर्थिक महामंदी का रीजन क्या था, अब समझ लेते हैं कि इसके उत्तर को हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो जो आर्थिक महामंदी थी इसका उत्तर कैसे लिखोगे, ठीक है, आपको यहाँ लिखित मिल ही जाएगा, बाकी हम आपको बता भी देते हैं इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो आर्थिक महामंदी थी, ठीक है, आर्थिक महामंदी 1929 ईस्वी की 20वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना थी। ठीक है, इसके जिसके वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इस आर्थिक महामंदी के जो दो प्रमुख कारण हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला कारण है शेयरों का नीचे गिरना। अब शेयर नीचे कैसे गिरते हैं इसको देख लीजिए। तो पहला कारण था शेयरों का नीचे गिरना। तो जो अमेरिकी शेयर थे, अमेरिकी बाजारों के जो शेयर थे, वह 1929 ईस्वी में लोग इसको क्या करने लगे, बेच करके इसमें से पैसे अपना निकालने लगे। तो जब लोग शेयरों को बेचने लगे तो शेयरों की कीमतें गिर गई, जिस वजह से शेयर क्या हो गए, डाउन हो गए। दूसरा कारण था बैंकों का दिवालिया होना। बैंकों में से लोग अपना पैसा बाहर निकालने लगे। अब जब लोग बैंकों में से अपना पैसा निकाल लिए तो बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया और बैंक उस समय बहुत भारी मात्रा में लोगों को कर्ज दे रखा था और जिनको कर्ज दिया था वो लोग कर्ज चुकाने से इनकार कर दिए। भाई पैसा ही नहीं है तो चुकाएंगे कहां से लोग। तो अब बैंक क्या हो गए, पूरे तरीके से दिवालिया हो गए और बर्बाद हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कैसे लिखें। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो देखो, विदेशी व्यापार क्या होता है, जब एक देश से दूसरे देश के बीच में सामानों को भेजा जाता है, बेचा जाता है या खरीदा जाता है, वहां से लेकर के आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। अब ये नहीं कि कोई जो है मतलब यूपी से ले जाकर के बिहार में सामान को बेचे तो उसे विदेशी व्यापार कहेंगे, या यूपी से ले जाकर हरियाणा में कहे तो उसे क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। इसे विदेशी व्यापार नहीं कहेंगे। आप लोग देखे होंगे कि गांव में नेपाल वोपाल से एक आध लोग आते हैं घूमते हुए, कपड़ा उपड़ा लेकर के पीठ पे लाद करके बेचने के लिए। ठीक है, अजीब अजीब तरह से बोलते भी हैं सब लोग, उनकी भाषाओं को भी नहीं समझ पाते। तो जो ये लोग नेपाल से अपने देश में बेचने के लिए आते हैं, ये लोग विदेशी व्यापार की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आप सोचिए, कोई यूपी का आदमी बिहार में जाकर बेचे, या बिहार का यूपी में आके बेचे, या यूपी का जाकर के बंबई में बेचे, या बंबई का आकर के यूपी में बेचे, तो इसे हम लोग नहीं कहेंगे विदेशी व्यापार। जब एक देश से दूसरे देश के बीच सामानों को बेचा जाएगा तो क्या होता है, विदेशी व्यापार। जैसे भारत से सामानों को अगर मान लो ले जाके कहाँ बेचा जा रहा है, ईरान में बेचा जा रहा है, इराक में बेचा जा रहा है, यूएई में बेचा जा रहा है, तो उसे हम लोग विदेशी व्यापार कहेंगे।
ठीक है? यानी जब एक देश अपने सामानों को दूसरे देश में ले जाके क्या करेगा, बेचेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। या वहां से खरीद करके लाएगा तब भी उसे क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? और विदेशी व्यापार से और भी कई सारे लाभ होते हैं कि लोगों को रोजगार मिलता है। जो देश के लोग होते हैं, जिस देश में विदेशी व्यापार होते हैं, उस देश के नागरिकों को, लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था जो है ठीक हो जाती है। और जिन दो देशों के बीच, ध्यान रखना, ये जो विदेशी व्यापार होते हैं, ठीक है, उन देशों के बीच का जो आपसी संबंध होता है और ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं और ज्यादा घनिष्ठ होते चले जाते हैं। ये जो सभी कार्य हैं, यही क्या कहलाते हैं, ये विदेशी व्यापार है। और विदेशी व्यापार से यही चीजें क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्या दिया है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो आपको पहले हेडिंग डाल देना क्या, विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार के अंदर आपको लिख देना कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार से दो देशों के बीच का जो आपसी संबंध होता है वो ज्यादा से ज्यादा घनिष्ठ होता है, प्रगाढ़ हो जाता है। इससे क्या होता है, जिन देशों के बीच जो है व्यापार होता है, उन देशों की अर्थव्यवस्था भी क्या जाती है, ठीक हो जाती है। और इससे जिन देशों के बीच विदेशी व्यापार होता है, उन देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये क्या है, विदेशी व्यापार से होने वाले फायदे हैं। ठीक, अब ध्यान रखना, जो आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है क्या है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत के व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो जो भारत के व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां हैं, ये क्या है, ध्यान देना। पहले तो समझ लेते हैं कि अभिनव प्रवृत्ति क्या है। जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं कि जैसे पहले से बना दिया गया उसी को लेके चलते चलो, लेके चलते चलो, उसमें कोई अपडेट मत करो, कोई परिवर्तन मत करो, कोई बदलाव मत करो, तो ये ध्यान रखना, ये अभिनव प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, समय के साथ उसमें जिस चीज का परिवर्तन है, जिस चीज का बदलाव करना है, ठीक है, वो बदलाव करते रहो तो वही अभिनव प्रवृत्तियां कहलाती है। जैसे आपकी कोई गाड़ी है, आप ले लिए, ठीक है, आपकी जो गाड़ी है, अब गाड़ी चलेगी तो उसमें सर्विसिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसमें टायर भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, हवा डलवाने की आवश्यकता पड़ेगी, तेल डलवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप समय के साथ उसमें परिवर्तन कर रहे हो। आप जब उसकी जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही है, आप उसमें वो चीज क्या कर रहे हो, डाल करके चला रहे हो। तो ध्यान रखना, ये अभिनव प्रवृत्ति है। तो ये ध्यान रखना, तो ये अभिनव प्रवृत्तियां हैं, लेकिन अब उसमें आवश्यकता है, लेकिन नहीं, एक बार आ गई बन करके तो तेल डालो चालू कर दो, तेल डालो चालू करो, लेके चल दो। तो ये अभिनव प्रवृत्ति नहीं है। उसमें जिस चीज का परिवर्तन की आवश्यकता है, आप उस चीज को परिवर्तन कर रहे हो और उसके बाद उसको लेकर के चल रहे हो, तो वो ध्यान रखना क्या कहलाती है, अभिनव प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब आपको हेडिंग लगाना है कि भारतीय व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां, और इसमें आपको अब कैसे इसका उत्तर लिखेंगे, तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि भारतीय व्यापार के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो व्यापार के तौर तरीकों को बदल रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है। इसे भारत के व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां कहा जा सकता है। ठीक, अब ये इसका उत्तर हो गया। भारत के व्यापार के अभिनव प्रवृत्तियों के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला कार्य क्या होगा, डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति क्या है, डिजिटल क्रांति के आने की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग या मोबाइल के आने के वजह से, ठीक है, जो जब इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट की वजह से अब लोग घर पे बैठे ही चीजों का क्या कर दे रहे हैं, ऑर्डर कर दे रहे हैं, और सामान्य उनके घरों तक क्या हो जा रही है, आ जा रही है। लोगों को कहीं दूर पर पेमेंट करना पड़ रहा है तो अब वहां तक उनको चल के नहीं जाना पड़ रहा है, फोन से ही क्या कर दे रहे हैं, लोग जो है पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऐप आए हैं, मोबाइल की सहायता से जब इन ऐपों की मदद से पेमेंट, डिजिटल पेमेंट को किया जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को लाया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइलों के उपयोग से क्या किया जा रहा है, सामानों को खरीदा जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भारत के जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, जिनका मतलब देश के लेवल पर कोई स्तर ही नहीं था, विदेश विश्व लेवल पर कोई स्तर ही नहीं था, यानी राष्ट्रीय लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई स्तर नहीं था, इन लोगों को भी अब मौका मिल रहा है कि अब इनको भी पूरा देश जाने, पूरा विश्व जाने। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिजिटल क्रांति की वजह से ये चीजें क्या हुई है, संभव हो सकी है। नहीं तो डिजिटल क्रांति के अतिरिक्त इन चीजों को संभव करना मुश्किल था, या ये चीजें संभव नहीं हो पाई। और जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण क्या है, स्टार्टअप तकनीक। अब स्टार्टअप तकनीकी क्या है, स्टार्टअप तकनीकी की वजह से ध्यान रखना, जो नए नए युवा आ रहे हैं, नए नए युवा नई नई तकनीकियों को, नए नए विचारों को लेकर के व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं और नए नए ढंग से व्यापार को क्या कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि व्यापार को एक नई दिशा मिल रही है, एक नया क्षेत्र मिला और नए तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाने का क्या हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यापार और भी अधिक बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब क्या है, भारत के व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। और भारत सरकार का भी जो है
फर्ज बनता है कि इन चीजों को क्या करे, बढ़ावा देने का काम करे, और भारत सरकार भी इन चीजों को बढ़ावा देने का काम करती है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। जैसे आपके गांव में कोई प्रधानी का चुनाव लड़ रहा होगा, आपके क्षेत्र से कोई महाप्रधानी लड़ता होगा, कोई जो है विधायक होगा, कोई सांसद होगा, ठीक है, कोई ब्लॉक प्रमुख होगा, कोई चेयरमैन होगा, तो ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो जो लोग, ध्यान रखना, चुनावी क्षेत्र से आते हैं, ये लोग तो क्या करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, ये लोग राजनीतिक दलों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई, जैसे अब कोई गांव का प्रधान हो गया तो ये राजनीतिक दल से थोड़ी बिलोंग कर रहा है। जैसे जो लोग विधायकी के चुनाव के अंतर्गत आते हैं, या जो लोग सांसदी के चुनाव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो जो ऐसे बड़े बड़े जो है पदवियों पर चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं, किसी न किसी समूह से संबंधित होते हैं, जो चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहते हैं, राजनीतिक दल। तो अब इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देना है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल के बारे में आप कैसे लिखेंगे, राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़कर चुनाव जीतने के बाद अपनी सत्ता को स्थापित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और जनता के विकास के लिए, जनता के सेवाओं के लिए अपना योगदान प्रदान करते हैं। वो भले आज के समय की वो अलग बात है कि आज के नेता वैसे कार्य करने वाले नहीं है, उस चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीतिक दल, प्रश्न के तौर पे आप उत्तर कैसे देंगे, तो प्रश्न के तौर पे आपको उत्तर यही देना है कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो चुनाव लड़कर अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत गए तो अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और अपनी सत्ता को स्थापित करने के बाद जो उस क्षेत्रों के या उस देश के नागरिक रहेंगे, उन नागरिकों के हित के लिए कार्य करेंगे। अब इनके जो दो प्रमुख कार्य हैं वो भी क्या है, अब इनका पहला कार्य क्या है, चुनाव लड़ना। भाई जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं, तब तक ये थोड़ी कोई कार्य कर पाएंगे। तो पहला इनका जो मुख्य कार्य है वो है चुनाव लड़ना, और जब ये चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ करके चुनाव को जीतेंगे, जब चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी सत्ता को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, तब वह अपनी बातों को कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक, और जो दूसरा कार्य है वो है जनमत निर्माण, यानी जो जनता का मत है उस मत को विचार लेकर के, ठीक है, ये इनको क्या करना रहता है, कार्य करना रहता है, और ये उन्हीं कार्यों को क्या करते हैं, जनता का जो मत होता है, जनता का जो विचार होता है, जो जनता की आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं को ले जाकर के ये संसद में रखते हैं। ठीक है, और उन्हीं के ऊपर ये क्या करते हैं, कार्यों को करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको समझाए होंगे अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।